आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सन 2024-25 का पेपर हल करने वाले हैं। तो आप सभी अपने प्रश्नोत्तर को इसके मिला के देखिएगा आपके आज कितने सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग वो है हमारा भक्ति काल को माना गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भक्ति काल इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। किस कवि की काव्य शैली को वाक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ललद्यद। ललद्यद की भाषा शैली को वाक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जो आचार्य विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न, हीरा मोती बेलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो उनको बंद कर दिया था कांजी होश में। शाम भी आएगा में भी क्या है? इसमें भी क्या है ये पूछा है, तो भी एक प्रकार का निपात है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा, इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है ये पूछा है। तो इस जल प्रलय में पाठ की विधा है वो है रिपोर्ताज। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कबीरदास की भाषा पूछी है इसमें। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। कामायनी एक है, तो कामायनी एक क्या है? खंडकाव्य है या महाकाव्य है? तो कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। लासा की ओर पाठ में मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित रिक्त स्थान पोथियां रखी थी। तो कितनी पोथियां रखी थी? तो 103 पोथियां रखी थी। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछे हैं। यहाँ पर प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से पूछते तो ये 8 प्रकार के हो जाते हैं, जो कि 11वीं के पेपर में पूछा था कल, अभी 2-3 दिन पहले। लेकिन इसमें रचना की दृष्टि से पूछा है, तो रचना की दृष्टि से हमारा 3 प्रकार हो जाएगा। 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी का जश्न देखने लेखिका मृदुला गर्ग कौन से रोग होने के कारण नहीं जा पाई थी? तो उनको टाइफाइड हो गया था, इसलिए वो नहीं जा पाई थी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। रसखान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलदास था। तो बिल्कुल रसखान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलदास था, ये बिल्कुल सही कथन है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो बिल्कुल मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो ये बनारस में नहीं हुआ था, ये हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ था। नरसिंहपुर में उनका जन्म हुआ था। फिर है अगला, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो बिल्कुल नहीं हुआ था। भूपति में ती उपसर्ग है, तो उपसर्ग ये नहीं है। उपसर्ग तो शब्द के पहले लगता है, तो ये गलत है। और विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता सा है, भयंकरता से है, तो बिल्कुल विभीषिका का मतलब भयंकरता होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें बनानी है हमें सही जोड़ी। केदी और कोकिला, तो केदी और कोकिला जो है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। उसके बाद में मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी, तो इसमें मानो शब्द हमें मिल रहा है देखने को, तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। अफसर, ड्राइवर और टिफिन एक प्रकार के ये होते हैं हमारे विदेशी शब्द। नैतिक का विलोम हो जाएगा अनैतिक। रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा पाठ हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी का, ये उनकी रचना है। फिर देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य में उत्तर देना है। अब एक एक वाक्य में उत्तर कैसे देंगे हम? तो गांव में शहरी मेहमान या दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था? तो बादल आए थे।
बादल आए थे। स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो उनको उद्दीप्त करने वाले कारक कहलाते हैं हमारे विभाव, विभाव कहलाते हैं। अगला है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था द फॉल ऑफ ए स्पैरो, जो कि 1985 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, इस पुस्तक को। फिर है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के ये शब्द होते हैं तत्सम शब्द। फिर है, लेखिका लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो लेखिका की माँ ने जो है मंदिर में जाकर, उनकी परदादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना मांगी थी कि उनका पहला बच्चा हो वह बच्ची हो, उनका पहला जो भी बच्चा हो वह क्या हो, लड़की हो, बच्ची हो। फिर प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो रीढ़ की हड्डी सामाजिक रूढ़िवादी प्रथाओं व दहेज की समस्याओं पर आधारित है। जो एकांकी है वो इस समस्या पर आधारित है। फिर छठवें प्रश्न में पूछा है, भक्ति काल की दो विशेषताएं पूछी है। प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम बता सकते हैं या उनकी एक एक रचना बता सकते हैं, अथवा में दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सरल प्रश्न है। कबीरदास अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता पूछी है। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, या अथवा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो सरल सरल प्रश्न आए हैं इसमें काफ़ी अच्छे। नवा प्रश्न है, आरआर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? मेघों के लिए बन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? या फिर रस की परिभाषा पूछी है, रस के अंग के नाम। तो किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं, रस के अंग। तो रस के अंग हमें मालूम है कि रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा पूछी है अथवा में। तो दोहा छंद की परिभाषा जो कि सरल है, ये भी दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में इसके 11-11 मात्राएं होती है। तो ये भी सरल है। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर बता सकते हैं हम, अथवा फिर मानवीकरण अलंकार की परिभाषा हम यहाँ पर उदाहरण सहित लिख सकते हैं। प्रकृति में जो मानवीय चेष्टाएं बताई जाती है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होते हैं। और इसके ऊपर ही इसका उदाहरण भी आया था मेघों के लिए, कि मेघ आए बड़े बन ठन के, तो ये इसका उदाहरण भी हो सकता था। तो बड़ा सरल प्रश्न है ये। फिर ये निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं बता दीजिए, अथवा कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। राहुल सांस्कृत्यायन अथवा महादेव वर्मा की दो रचनाएं और भाषा शैली पूछी है यहाँ पे। तो सरल है ये भी। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी? पाठ में पूरा आपने पढ़ा है। और किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, उसके बारे में बताना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो श्री गणेश करना बिल्कुल सरल मुहावरा है। किसी कार्य का शुभारंभ करना है, प्रारंभ करना। लोहा लेना यानी सामना करना। या फिर संधि और समाज में दो अंतर बता सकते हैं। शिक्षा 17वां प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में अपने विचारों को लिखिए। तो शिक्षा क्या बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है? और यदि है तो इसके ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं, अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिख देना है। दोनों में से कोई एक करना है। निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित पढ़कर इसके व्याख्या भावार्थ को लिखना है। दिया हुआ है, अथवा में दो दिया है, जिसको भी जो भी अच्छा लगे उसको हम कर सकते हैं। या फिर ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। गांधी जी वाला इसमें आया है। अथवा में मेरी दृष्टि में वही प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से आ गया है, तो ये भी कर सकते हैं अथवा में। 20वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो संवाद लगभग हर परीक्षा में आ रहा है।
समय का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिख दिए, तो ये भी सरल है। समय का क्या महत्व होता है हम सभी जानते हैं, उसके ऊपर अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर, यानी कि या तो काव्यांश पढ़ लीजिए या फिर गद्यांश को, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। जैसे इसमें काव्यांश दिया है, गगन गगन तेरा यश फेरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुने राहु, ऋषियों के वेश, प्यारे भारत देश, यानी कि प्यारे भारत देश पर आधारित है। भारत देश इसका शीर्षक हो सकता है। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, ये बिल्कुल हम बता सकते हैं। सरल सरल दो प्रश्न और पूछे हैं। अथवा गद्यांश दिया है, विद्या अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। अन्य सभी प्रकार के धन कभी नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से न बचा सका, उसका बल तथा धन भी नष्ट हो गया, युद्ध में पराजित हुआ, परंतु श्री राम भी उसका विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए। यानी रावण के पास, प्रश्न भी यही पूछा है कि रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था, तो रावण के पास सबसे अमूल्य धन था, वो था विद्या ज्ञान। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो वो भी विद्या का महत्व कह सकते हैं हम, विद्या ही इसका शीर्षक हो जाएगा। और इसका सारांश हमें लिख देना है 2-3 लाइन में। फिर आइए एप्लीकेशन। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति यानी फ्रीशिप, यानी फीस माफ करने के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। फिर इसका अंतिम प्रश्न 23वां है कि किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित, ये हमें ध्यान रखना है, सार गर्भित निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मेरी प्रिय पुस्तक, जल संरक्षण का महत्व, प्रदूषण व पर्यावरण प्रदूषण, उसमें कारण और निदान भी बताना है कि किस कारण से होता है और उसका निदान क्या कर सकते हैं, या फिर